हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अपना गुरुकुल। आपका फिर एक बार स्वागत है अपना गुरुकुल चैनल पर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं वेक्टर के अंदर। तो हमारी जो वेक्टर सीरीज चल रही थी उसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ अपने को नॉलेज आ गई है। तो ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं 50 to 60% अपना कवर हो चुका है। तो जो इस वीडियो को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसके बारे में उनके लिए बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक पढ़ लिया था सारा चीज़ स्केलर और वेक्टर के बारे में कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा था कि हम वेक्टर यार बोलते किसको है, एक्चुअली वेक्टर की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद यार दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है वो फाइंड आउट करना देख लिया था। फिर कुछ डायरेक्शंस को इंग्लिश में, हिंदी मतलब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कुछ डायरेक्शन को जो लैंग्विस्टिक फॉर्म में दी होती है उसको कि वो रियल डायरेक्शन होती कौन सी है उसको हमने देख लिया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, समथिंग समथिंग। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट, समझ रहे हो, जो भी समथिंग लाइक दैट। तो उसके अलावा अपन ने क्या कर लिया बच्चों, उसके अलावा मैंने ग्राफिकल मेथड बता दिया आपको। वेक्टर एडिशन के मेथड्स हम सीख रहे थे। उसके अंदर दो मेथड होते हैं अपने पास, ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड। तो हमने एक वीडियो में ग्राफिकल मेथड अच्छे से कवर कर लिया था। उसके अलावा हमने एक वीडियो में एनालिटिकल मेथड कवर कर लिया था। उसके अलावा हाँ, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे कुछ, ठीक है, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर बाकी आज भी काम आएंगे, शायद आज वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बता चुका, हाँ उसके अलावा मैंने आपको एक बार क्वेश्चंस कराए थे एक लेक्चर में बहुत सारे। तो जो इंसान इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको पीछे के किसी भी प्रॉब्लम में डाउट हो या फिर मतलब डाउट हो तो पूछ सकता है, और कोई जो पहली बार देख रहा है वो पीछे जाके सारे लेक्चर्स देख सकता है ताकि उसका एक वेक्टर का अच्छा बेस बन जाए। जो बंदा मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है उसका एक अच्छा बेस बन जाएगा अब तक वेक्टर का जितना हमने पढ़ लिया। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि बिल्कुल इजी, कुछ ज्यादा कराना नहीं है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक चीज ये, सेकंड चीज की एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और थर्ड वेक्टर इसकी यूनिट वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो क्या क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप आपने कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले। ज़्यादा इस लेक्चर में कुछ नहीं होगा, आज छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। लेक्चर को जितना हो सके शॉर्ट रखूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल लो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे एडिशन में अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पढ़ा था, तो आज क्या पढ़ना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो यार सिंपल सी चीज है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पढ़ना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। अब क्या मतलब हुआ इसका, ए वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर का हम एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन का अपने को सब कुछ आता है। दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो अपने को सब कुछ आता है। लो कौन से लगाने, तो ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, जो लो मन करे वो लगा दो, ठीक है। क्योंकि अपन ने एडिशन के लो पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन में कोई लो नहीं पढ़ा, तो भैया अपने को जो पढ़ा है वही अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं सिखाने वाला। तो क्या किया, ए वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर है उसको ऐड करना है अपने को। अब माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, एक बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को 180 घुमा दो उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। भाई बी वेक्टर अगर कोई वेक्टर है उसका माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, उसी वेक्टर को उठा के 180 घुमा दो, बात खत्म। तो भैया ये काम करना है अपने को। इस काम को कैसे करेंगे वो देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर, ये देखो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, डन। ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को पता लग गया। अब माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा वो देख लेते हैं एक बार। माइनस बी वेक्टर होगा, इनके बीच में एंगल क्या है, मान लो थीटा, ये एंगल थीटा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या लिखते थे अपन, ठीक है, इसको क्या लिख सकते थे, जो इसका मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था, इन दोनों के बीच का एंगल, राइट। एक होता था tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता था, रिजल्टेंट का ए के साथ, कोई भी एक वेक्टर के साथ ए के साथ जनरली लेते थे अपन, ए के साथ क्या होता था, अल्फा क्या होता था, एंगल होता था, रिजल्टेंट का एंगल होता था किसके साथ, ए के साथ। तो क्या फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, आपने पढ़ा था सारा। ये दोनों चीजें कुछ नहीं लिखवा रहे, ये किसके फॉर्मूले थे, ये ए प्लस बी वाले केस में थे, राइट। ए प्लस बी वाले केस में ये अपन ने पढ़ा था,
बिल्कुल जी, आ गया समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं a प्लस माइनस बी देख रहा हूं, तो मैं पहले माइनस बी वेक्टर बनाता हूं। माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, कुछ इमेजिनेशन आ, मैंने क्या बोला, इसी वेक्टर को 180 घुमाना है। ये यहां रखा, इधर आ गए, समझ रहे हो, 180 घुमाना है अपने को। तो 180 कैसे, इस लाइन को मैं एक बार डॉटेड बना देता हूं। अब ये क्या है, पूरा बने, ये ऐसे लाइन स्ट्रेट कर दी मैंने। अब इसको 180 घुमाने के लिए इस लाइन के ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि इतनी ही लेंथ का एक वेक्टर मैंने ले लिया यहां पे। दिस इज माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई। अब यार गलती बेवकूफी ये मत करना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के निकालने के ये किया और ए प्लस माइनस बी वेक्टर है तो फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी रखते आंसर आ गया। नहीं आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि ये 2 को -2 कर दिया तो आंसर आ गया। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि 2 और -2 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 और -2 एक स्केलर क्वांटिटी है, जो माइनस रिप्रेजेंट करता है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो माइनस है वेक्टर के अंदर वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं है। और यहां हम ये सब मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, तो जो लेना देना होता है वो एंगल के साथ होता है, चेंज आता है एंगल के अंदर, इस केस में और मतलब इस केस में और a प्लस बी के केस में। कैसे, अब बताता हूं। इस फॉर्मूले में अपन एंगल कौन सा ले रहे थे, जिन वेक्टर को हम सम कर रहे थे, इस फॉर्मूले में a और b का सम कर रहे थे, तो a और b के बीच का एंगल लेना था। अब a और माइनस b का सम करना है अपने को, तो एंगल किसके बीच का लिया जाएगा, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये वाला एंगल, राइट। तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये टोटल थीटा था और ये पूरा पाई था, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। आ गई बात समझ में भाई, सिंपल सी बात है ना। a और b का समेशन करे तो इन दोनों के बीच का एंगल ले रहे थे, a और b के बीच का ही। अब a और माइनस b का समेशन करना है तो इनके बीच का एंगल लिया जाएगा, तो ये क्या है, ये पूरा थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, राइट। ये पाई माइनस थीटा, बस सिंपल। अब b और माइनस b का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ ना। b और माइनस b का क्या होता है भाई, b वेक्टर और माइनस b वेक्टर आपस में क्या है, नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। b और माइनस b में क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन 180 घूम गई, मैग्नीट्यूड तो वही रहा। तो a में कोई चेंज नहीं आया, b में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड रख रहे हैं अपन। a और b में कोई चेंज नहीं आया, चेंज कहां आएगा, थीटा के अंदर। तो भैया अब अपने पास क्या आ गया, अब a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है, a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। तो क्या आ गया आंसर अपने पास, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो मुझे बता देना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि cos पाई माइनस थीटा की ये वैल्यूज होती है बेसिक मैथमेटिक्स से, पूरे एक लेक्चर में समझ में आ जाएगा सब कुछ। हम अगर जब हमारे पास अच्छा ऑडियंस बेस होगा और अच्छे लोग मतलब पढ़ने वाले बच्चे अगर जुड़े होंगे, उनको डाउट आएगा तो अपन एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर, डोंट वरी। तो ये क्या हुआ, 2ab cos पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर आके क्या गया, माइनस 2ab cos थीटा। पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, प्लस 2ab cos थीटा या माइनस 2ab cos थीटा, बस इतना सा चेंज है। अगर मैं a प्लस b का समेशन ले रहा हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट देख रहा हूं और उसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला था, ये वाला। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट देख रहा हूं तो क्या फॉर्मूला है, a वेक्टर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, सिर्फ यहां पे चेंज आ गया, बस कुछ नहीं। अब अपने को डायरेक्शन चाहिए उस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की, क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन। तो उसका a के साथ जो एंगल था वो क्या था, अल्फा था, तो उसी का अब जो नया रिजल्टेंट आएगा उसके साथ जो a के साथ एंगल बनाएगा वो अपने को फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो वो क्या होगा, सिंपल वही वाली चीज, tan अल्फा इज इक्वल टू, जहां जहां थीटा है वहां, क्योंकि b और a क्या है तो मैग्नीट्यूड रखने हम यहाँ पे, तो वो तो चेंज होने नहीं है, तो थीटा थीटा की जगह क्या होगा, पाई माइनस थीटा, दैट इज b साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, राइट। ये मैं इधर सॉल्व कर, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, b इज इक्वल टू b साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो भैया साइन थीटा आ गया, और a cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस b cos ऑफ थीटा,
ठीक है, cos पाई माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस cos थीटा माइनस यहाँ ले लिया मैंने तो a माइनस आ गया। बस इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सा ये चीज थी। अपने को क्या निकालना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदर अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते। रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होती थी। मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला अपने पास ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के केस में, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये था, ठीक है। और डायरेक्शन किस सेंस में निकाले थे, अल्फा एंगल के सेंस में, कि इतना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, ए के साथ। अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया था। इस वाले लेक्चर में क्या किया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया ये वाला, कैसे आया सारा समझा दिया। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ये था अपना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसके अंदर कुछ और था नहीं, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी को नोट करना फटाफट कर लो, बाकी जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना आज। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, मैं डेवलप कर लूँ। अच्छा, अब बात करते हैं अपन यूनिट वेक्टर की। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर बताया था, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं आज के। मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या है बच्चे, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया 1, और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर 1 है, उसको मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से 3 से 4 से 10 से, तो क्या होगा, वो वेक्टर का साइज बदलता जाएगा, तो अलग अलग वेक्टर मिलते जाएंगे अपने को। तो इसका मतलब क्या हुआ, और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है यूनिट वेक्टर। क्यों होता है, सिंपल सी बात है यार, मैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, एक नया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ, जो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और डायरेक्शन क्या होगी, जो अपनी उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो यूनिट वेक्टर का जो काम हुआ वो क्या हुआ, वो सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 था, ठीक है। सिंपल सी बात है यार। अब यूनिट वेक्टर का मैंने बता दिया आपको, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। पहली चीज तो ये हो गई। यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी बता दिया। यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों, क्योंकि यार मैंने बोला कि आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसमें मैंने कहा ना तो न्यूटन लगाया, ना मैंने मीटर लगाया, ना मैंने कुछ लगाया, ठीक है। यूनिट वेक्टर सिर्फ एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है अपने को, और कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात, डन मामला। तो यूनिट वेक्टर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद यूनिट वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है यार। मैंने बोला आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, जैसे मैंने बोला 1 मीटर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि 1 मीटर इतनी चीज होती है, कुछ होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन आई कैप का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो ये यूनिट वेक्टर होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें यूनिट ही नहीं है यार। जब तक यूनिट नहीं है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या ही होगा। 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, 1 न्यूटन है और फोर्स है, ठीक है। तो 1 न्यूटन लगाते क्या है, फोर्स की क्वांटिटी आ गई। तो अपने वो अभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। ऑल्सो ये यूनिट वेक्टर भी है, क्योंकि ये क्या है, 1 है, और इसकी कोई डायरेक्शन हो सकती है कुछ भी, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट लगा दी, न्यूटन। तो इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, उसको सिर्फ हम फोर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए लगा सकते हो, चाहे किसी भी चीज में लगा ले, चाहे वो फोर्स के लिए यूज कर ले, लेंथ के लिए यूज कर ले, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर ले, वेलोसिटी के लिए यूज कर ले, कहीं के लिए भी यूज कर ले, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब भाई मैं एक बात बताऊं, एक वेक्टर को कैसे शो करते हैं। मान लो ए वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा यार, नोट्स ना बनाते रहा करो। जो बच्चा मेरे को शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करे, तो क्या करना, मैं जो बोलता हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट बात लगी है वो नोट कर लेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल में पॉइंट आपको लिखवाऊँ, ठीक है। तो यार मैं जो कुछ बोलूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको लिख लिया करो। जैसे अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट वेक्टर में क्या बताया, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के काम आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी बता दिया, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी
है ये इसको अपन एक्सप्लेन कर लिया। तीसरा मैंने बताया आपको जो यूनिट वेक्टर है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि एक डायमेंशनल क्वांटिटी उसकी कोई यूनिट है नहीं। तो भैया वैसे कितना आयरनी वाली बात है ना, यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं है समझ रहे हो। तो यूनिट वेक्टर का मतलब वो यूनिट इसलिए यूज किया जो 1 के लिए, और वो जो यूनिट अपन पढ़ते हैं वो एक सिमिलर, मैंने आपको पूरा पूरा लेक्चर निकाला है उसके ऊपर, तो पढ़ लेना, ठीक है। तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं? मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना, तो ये ऐसे लिखते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, चाहे वो ए वेक्टर या बी वेक्टर, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए, उसके ऊपर कैप, मतलब जो भी वेक्टर वो उसका कैप, कैप का मतलब तो यूनिट वेक्टर, वो एक यूनिट वेक्टर है। इस टाइम पे जो ए वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को उठा के इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? इस वेक्टर के पास क्या क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थी, और मैंने इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, 1 1 हो गया, मतलब 1 आ गया मैग्नीट्यूड। तो अब ये क्या एक यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर इज ए कैप इज इक्वल टू, सॉरी चल जा बे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस ए वेक्टर के पास क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने लिखा 2 न्यूटन फोर्स है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन है मान लो, तो क्या हुआ? अब उस डिवाइड बाय 2 कर दिया तो फोर्स कितना रह गया? 1 न्यूटन रह गया, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन क्या है? ए की डायरेक्शन के साथ है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ऑब्वियस सी बात है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। डन। ये हो गया अपने पास यूनिट वेक्टर का फंडा क्लियर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया। डन। ओके जी, ओके। अब बात आती है कुछ छोटा सा एक नई चीज, मतलब नई तो क्या, इसी के अंदर लास्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट्स। ये नहीं है, मतलब बस बता देता हूँ क्या लिख रहा हूं मैं। यूनिट वेक्टर अलोंग 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। COOR। अब यार मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। ये 3 एक्सिस होती है मान लो। तो यार एक्स के अलोंग कोई भी वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी कि मैं मान लो इस एक्सिस पे बना दूं, इस एक्सिस पे एक वेक्टर बना दूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप का मतलब ही वो वेक्टर होता है जो एक्स के अलोंग है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं, अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। हाँ चलो अभी तक के लिए इतना ही देख लो, ठीक है। ऊपर नीचे अपन शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आई कैप, आई कैप वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग जिसकी डायरेक्शन है और जिसका मैग्नीट्यूड है 1। ये यूनिट वेक्टर है जो कैप लगा दिया, ऑब्वियसली बात, आई के ऊपर कैप लगाते यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर भी जिस वेक्टर के ऊपर कैप लग गई इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। जे के अलोंग अगर कोई वेक्टर है और वो यूनिट, मतलब वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड के अलोंग जो भी वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं के कैप। तो आई जे के, इसका सामना आपको फिजिक्स में बहुत होगा। मैंने बोला यार कि न्यूटन है, मतलब क्या बोलते हैं, एक फोर्स है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन फोर्स है, तो ये ठीक है अपने आप में। और ये कैसे है, इसकी क्या एक आपके मन में इमेज आनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। एक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट अपन अगले लेक्चर में करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के अलोंग है और वो यूनिट वेक्टर है तो वो आई कैप हो गया। और अब क्या हो गया, ये वाई के अलोंग है यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं जी कैप, और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं के कैप। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तो क्या मतलब, एक बस ऐसा ही मान लो, इसी में कर देता हूं। लेट्स सपोज एक वेक्टर ऐसे है, ये 5 न्यूटन है। अब मुझे इसको लिखना है वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखूंगा? 5 न्यूटन मेरे को मिल गया फोर्स। अब मैं इसकी डायरेक्शन और बतानी है,
फोर्स तभी कंप्लीट हो पाएगा जब मैंने डायरेक्शन बताऊँ। मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन होने के लिए क्या करना है अपने को, इसकी डायरेक्शन बताया। इसकी डायरेक्शन क्या, अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डायरेक्शन होती है। इसको मैं एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसका सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज आएगा नहीं और डायरेक्शन अपने को मिल जाएगी। डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है अपने को, तो मैं ये लिख दूंगा फोर्स इज 5 आई कैप न्यूटन। बस सिंपल सी बात, 5 आई कैप अपने आप में कंप्लीट है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में है, बस वो फोर्स होगा, न्यूटन उसकी यूनिट होगी, बात खत्म, नॉर्मल। बस इतनी सी बात। ये अपना यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर में कुछ नया मतलब कुछ इतना खास हुआ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ लेंगे कंपोनेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक क्या देख लेता हूँ एक बार। उसके बाद अपन पढ़ लेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, एक बार जब आपको ABCD आ जाए ना और टेंसेस आ जाए तो आप इनफाइनाइट इंग्लिश बोल लोगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मान लो मुझे 10 मिनट एक लेक्चर देना है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं उस 10 मिनट के लेक्चर को पूरा रट के जाऊंगा, पहले लिखवाऊंगा किसी से, फिर उसको रटूंगा, उसको बोलूंगा। क्योंकि मुझे बेसिक इंग्लिश, बेसिक टेंस फ्रेमिंग, बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग, बेसिक ABCD आती है, तो मैं अपने आप बना लूंगा सब कुछ चीजें। अभी क्या होता है, आपने जितना कुछ पढ़ लिया ना वेक्टर में, वो सारा वेक्टर का बेसिक हो गया। अब क्या है, मैं आपको बोलूंगा एक टॉपिक है, उसका मतलब ही होता है, मतलब समझा दो, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो बहुत सारी चीजें। हालांकि हम सारे टॉपिक करेंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे और क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि अब आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने आप से। तो वेक्टर अपना ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड मी ऑल्सो, ठीक है। तो अपन आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। 2-4 लेक्चर में आई होप सो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए वेक्टर, लेकिन मुझे लेक्चर से मतलब नहीं है, चाहे 10 बने चाहे 15 बने। मेरा मोटिव है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर समझो भी अच्छे से और क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर लो। बेटा क्वेश्चन जहाँ से मिले बनाना शुरू कर देना, वेक्टर के क्वेश्चन जहाँ भी मिले बनाना शुरू कर देना, ठीक है। साथ साथ अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो अच्छे से मन लगा के।